Thank you so much, UPSC Time India, for having me here. And myself, Aditya Mohan Sinha. I am a assistant commandant in CISF. I belong to 2020 UPSC CAPF. एंड मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ. एंड तो इसीलिए इस रिगार्ड आज यहाँ तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का सेशन रखेंगे, जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा. और मैं आप लोगों को भी थैंक यू सो मच. आपने मुझे खान ग्लोबल स्टडीज़ पे देखा है. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये मैसेज किया. एंड या आई एड्रेस. पहले मैं अपने इंट्रो कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद कुछ यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं. मैं उन क्वेश्चन को आपके सामने रख दूँ ताकि इससे ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि इन जनरल सबके मन में आते होंगे, प्रिपेयर हुआ है. इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को लेंगे और करेंगे जो भी पर्सनली आप क्वेश्चन पूछेंगे. सो आई एम आदित्य मोहन सिन्हा एंड मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ. मैंने CA 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं 2022 और 2023, जिसमें 2022 में मेरा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और 2023 में मैं इसमें सेलेक्ट हो गया. अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं VIT यूनिवर्सिटी वेलोर से पढ़ा हूँ. और मैंने UPSC प्रिपरेशन की अपनी जर्नी शुरू की थी 2021 में, जिसके बाद मैंने 2022 में पहली बार APF का एग्ज़ामिनेशन दिया और 2023 में मैंने फिर से दिया. आप लोग अभी कुछ मेरे बारे में कुछ पूछना है उसके, ताकि मैं उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर सकूं. एनीवन? चलिए, थैंक यू. तो मैंने मेरी UPSC वही मैंने जैसे बताया कि तकरीबन 2021 से मैंने शुरू मुझे अच्छा एक्चुअली मुझे मोटिवेशन मेरे घर से ही मिला है. मेरे फैमिली चार जनरेशन से लोग सिविल सर्विसेज में हैं. सिंस द टाइम ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ सॉल्ट सुपरिटेंडेंट and my grandfather was additional SP in Bihar and my father is additional district magistrate in Bihar. So मुझे इंस्पिरेशन अपने फैमिली से ही मिला और इसलिए मैंने कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उधर कॉरपोरेट में ऑप्शंस होने के बावजूद भी मैं आना चाहता था. तो जब मैं 2020 में पास आउट ओके फाइन 2020 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन आना है. तो कुछ टाइम तक जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ. दोनों कमिटमेंट्स को मैं एक साथ पूरा नहीं कर सकता हूँ. इसीलिए आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग टू UPSC प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली. तो मैंने 2021 के एंड में मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और तकरीबन 2022 के शुरुआत इस जर्नी में फुल फ्लेजेडली आ गया. और उसके बाद शुरू में मेरे साथ ये था क्योंकि मैं कॉलेज फाइनल ईयर से ही इस बात के लिए प्रिपेयर था कि मुझे UPSC प्रिपरेशन के लिए जाना है. तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ता रहता था. तो फर्स्ट आई विल से कि वहीं पे मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन में. क्योंकि मैं 2022 से भी पहले काफ़ी समय से UPSC के लिए पढ़ रहा था, लेकिन उसका डायरेक्शन और अप्रोच सही नहीं था. तो वो मैंने बाद में रियलाइज जैसे कि सिलेबस का सही आइडिया होना, एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है इस बात को सही तरीके से समझना कि एग्जामिनेशन मेरे से क्या चाहता है, और उसके बाद अपने आउटपुट पे वर्क करना, वो एक वाइज ऑप्शन होगा. सेलेक्ट एग्जामिनेशन CAPF 2023 बट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट स्टेज. ओके, ऐसा 99% कैंडिडेट्स के साथ होता है कि वो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं करते. बहुत कम लोग आगे जाते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि सही डायरेक्शन नहीं पता होना. कि लेबर बहुत लोग कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन के डिमांड को बहुत लोग केटर नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपसे एग्जैक्टली क्या चाहती है. तो मैं शुरू करूँगा कि मैंने किस तरीके से अपना बेस बनाया, उसके बाद मैं किस तरीके से उस चीज़ फाइन ट्यून किया और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने कैसे शुरू की. सेकेंड पेपर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर डन दैट. 2022 वाले पेपर में, सेकेंड पेपर में थोड़ी परेशानी आई थी, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप था. पहले मैं मेरे सामने जो क्वेश्चन है उनको आंसर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन है आपके UPSC जर्नी के बारे में बताइए. तो मैंने बताया कि किस तरीके से मैं UPSC जर्नी पे आया. आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देते हैं?
तो देखिए सक्सेस का क्रेडिट तो मैं अपने अराउंड जो है मेरे मॉम डैड इन्हीं को दूंगा, क्योंकि पूरे प्रिपरेशन का टाइम जो है होता है एक बहुत ही अलग टाइप का फेज होता है किसी के भी टाइम, किसी के भी उसको सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली से। पढ़ने के लिए सबके पास टाइम है, हर चीज़ है, लेकिन जो सेट आता है पीछे से कि हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सच कि मुझे कितना टाइम, बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ में कि मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। मेरे फादर खुद क्योंकि अपने पे प्रिपेयर किए होंगे तो वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे कि एक लड़का जो जॉब छोड़ करके आया है उसकी मनोदशा क्या होगी इस टाइम पे। तो उस माइंडसेट में उन्होंने बहुत हेल्प किया कि टाइम ले सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, और मुझे ओवरबर्डन नहीं किया इन चीज़ों के लिए। तो आई गिव द क्रेडिट टू हिम। पेपर वन की तैयारी कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे बड़ा आपका रोड ब्लॉक पेपर वन ही है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पेपर टू किसी को भी मैं 2 महीने 3 महीने में करा सकता हूँ और वो पेपर टू क्लियर करने के लायक हो जाएगा। लेकिन पेपर वन की तैयारी बहुत लंबे समय से करनी पड़ती है, क्योंकि पेपर वन रिक्वायर्स बेस। हर सब्जेक्ट में अगर आपका बेस नहीं होगा तो पेपर वन के लिए आप से क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो पेपर वन के सबसे पहले आपको सिलेबस और इसको समझना होगा कि पेपर वन में यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो यूपीएससी सीएससी का सिलेबस है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, कहीं ये ओवरलैप करता है पूरा पूरा सीएपीएफ के पेपर वन से। कुछ चीज़ें ज़्यादा और कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस मैच करता है। अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो जैसे सब्जेक्ट्स में पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। और करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह इन सबको अलग किया जाए। तो एंड साइंस एंड टेक जो कि सीएपीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं सबसे पहले तो सीए के प्रिपरेशन में ही आया था, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये दो एग्जामिनेशन जो है यूपी के सीएससी और यूपीएससी के सीएपीएफ, इन दोनों के सिलेबस काफ़ी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो अभी आगे एक और क्वेश्चन है कि प्लान ए और प्लान बी का क्या करते हैं। मैं यहीं से चीज़ का आंसर कर रहा हूँ कि सीएपीएफ जो है ये कहीं ना कहीं मेरा प्लान बी तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्लान A1 A2 की तरफ चला गया कि प्राइमरीली मैं सीएससी की तैयारी कर रहा था और मैं सीएपीएफ की तरफ आ गया क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो मैंने सबसे पहले सेग्रेगेट जो 5 सब्जेक्ट हैं उनका बेस कैसे बनाया जाए सबसे पहले, तो मैंने शुरुआती 5-6 महीने में अपने बुक लिस्ट को बहुत क्लियर रखा कि सबसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, खंगाले, बहुत लोगों से सजेशंस लिए और अपना एक लिस्ट बनाया जिसको मैं अपने पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में, मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ। सर इंटरनेट वॉज बफरिंग, आई होप कि अभी ये इशू आई फिक्स इट। क्या ये प्रॉब्लम सबको आ रही है बफरिंग की, या सिर्फ एक इंसान को आई है? अगर सबको आ रही होगी तो आई चेक माई इंटरनेट, तब ये सबका प्रॉब्लम होगा। अगर कोई और कमेंट कर सकता है कि क्या मैं बफर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इस बारे में, तो बेहतर होगा। एनी कमेंट्स? आई चेक माई इंटरनेट, ये उसके मेरे साइड से कोई इशू आ रही होगी, आप प्लीज़ अपना कनेक्शन चेक करें। या थैंक यू। तो कमिंग बैक टू पेपर वन, तो पहले मैंने 5 सब्जेक्ट्स को वो किया जो कि पेपर वन के बेस है। साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपरेशन से शुरू करना इन्हीं सारे स्टैटिक पार्ट से होगा कि जब तक आपका स्टैटिक क्लियर, आप करंट अफेयर्स में और आप अपने पेपर टू में अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने एक एक 2-2 महीने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे और मैं कंप्लीट करता चला गया। तो शुरुआती 5-6 महीने एक ओवरऑल मॉक टेस्ट देने का या ये समझ पाने का कि मैं प्रिपरेशन में कहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं एक एक सब्जेक्ट को एक बार में डील कर रहा था और उसे खत्म कर रहा था और अगेन अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। तो जब मेरा स्टैटिक पार्ट कवर हो गया पूरा पूरा, तब मैं इस स्टेज पे आया कि अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है। और तब मैं अपने करंट अफेयर्स पार्ट पे और इन सब चीज़ों पे किया कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन वगैरह, ये सारी चीज़, मंथली मैगजीन दृष्टि के, विजन आईएएस के वगैरह, ये सब पढ़ना शुरू किया ताकि मेरा करंट अफेयर्स पार्ट भी स्ट्रांग हो। और फाइनली 8-9 महीने 10 महीने के प्रिपरेशन के बाद मैं इस स्टेज पे आया कि मैं मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वगैरह दे करके अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज कर सकूं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ प्रिपरेशन वाइज। तो पेपर वन का प्रिपरेशन जो होगा काफ़ी मतलब स्लो एंड स्टडी होगा। धीरे धीरे आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टैटिक पार्ट पे ढंग से फोकस नहीं करेंगे शुरू में और अगर आप बहुत
इस हड़बड़ी में कि मैं किस तरीके से 2-3 महीने में प्रिपेयर कर लूँ और इस वो हो जाऊँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको एटलीस्ट 9-10 महीने 1 साल की प्रिपरेशन लगेगी, ताकि आप इस स्टेज पे आ सको, कम्पीट कर सको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे से पूछा कि पेपर 1 में उन्हें प्रॉब्लम आई, तो पेपर में प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि आप स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर स्टैटिक पे आपका जिस दिन ये ट्रस्ट बन जाएगा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी मॉक हो, स्टैटिक में मुझे खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेजॉरिटी क्वेश्चन, अब ऑब्वियसली यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 100-125 क्वेश्चन कोई सारे करके तो नहीं आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप 60-70% तक पहुंच पा रहे हैं अपने नॉलेज बेस से, तो आप समझ के चलिए कि आप बेहतर इस स्टेज पर हैं। तो पेपर 1 के प्रिपरेशन में मैं यही कहूँगा कि आपको सारे पाँचों छः जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करिए। उसके बाद साइड बाय साइड करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, लेकिन करंट रिलेवेंट होगा जब आपका स्टैटिक क्लियर होगा। तो ये चीज़ होने के बाद पेपर 2 की बात है कि जब एग्जामिनेशन नज़दीक आने लगता है, जब 2-3 महीने बच जाते हैं, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए चाहिए सर? हर क्वेश्चन देना चाहिए सर। देखो, मतलब 125 क्वेश्चन है सीएपीएफ में, तो ये जो कैलकुलेशन है वो सीएससी से थोड़ा बदल जाता है। वहाँ 2 घंटे में हमें 100 ही क्वेश्चन करने होते हैं, सीएपीएफ में हमें 125 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके साथ साथ सीएपीएफ के पेपर में मैथमेटिक्स भी होते हैं, जो कि कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाते हैं थोड़े से। और रिसेंट मैंने 2024 और 2023 के पेपर्स में देखा, मैथ्स का लेवल भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी आप नहीं मेंटेन कर सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन आप मान के चलिए कि जो स्टैटिक से क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको आप विद इन 20-25 सेकेंड्स कंप्लीट करें, क्योंकि वो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन जो है उसमें जो टाइम बचाए हैं आपने, वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाले जगह पे आपको हेल्प करेगा, कि कहीं का टाइम चुरा के आपको कहीं पे देना है, राइट। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैथमेटिक्स मुझे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-1.5-2 मिनट लग जाते थे किसी किसी क्वेश्चन में, तो मैं मैथ्स को लास्ट के लिए बचा के रखता। बीच में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते थे मैं उसे स्किप करता था और लास्ट में उसे डील करता था, ताकि सॉल्व करने के चक्कर में मेरा कोई ऐसा सवाल ना छूट जाए जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता हो और मैं वो उसको गो थ्रू नहीं कर पाया। तो इसीलिए आप इन चीज़ों पे देखिए कि आपको ज़्यादा कहाँ लग रहा है, किन क्वेश्चंस पे, उनको साइड करके पहले उन सारे क्वेश्चंस को मारिए जो कि आपको पहले अच्छे से आते हैं। रिव्यू में उन सारी चीज़ों को रखिए जो कि सेकंड पार्ट में होगा। खैर, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। उसके बाद हम पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 के 3 महीने पहले शुरू करें, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस अपना बेहतर बनाएं। ऐसा है, गिव एग्जामिनेशन 3 है बट नॉट क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कहीं पे प्रीलिम्स कहीं किसी का ब्लॉकर बनता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके स्टैटिक पार्ट से है। बहुत लोग को मैंने देखा है कि गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, आज एक बुक पढ़ रहे हैं लेकिन किसी ने सजेस्ट कर दिया तो किसी नए बुक पे चले गए। तो एक स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट करने का मेरा स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊं, मैं उस पर क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, तो मैं अपना बुक लिस्ट बहुत स्टैटिक रखता था कि जो भी मैंने शुरू में बुक लिस्ट बनाया था कि ये सारा सिलेबस कंप्लीट करता है, मैं उसी पे स्टिक किया और मैं बार बार उन्हीं किताबों को पढ़ता रहा, क्योंकि एक बहुत मतलब कॉमन थियरी है कि वन नो रीडिंग एट ऑल। अगर आप किसी बुक को, लक्ष्मीकांत को उठाते हैं और अगर आप एक बार पढ़ते हैं, आगे आके आपने उसे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप एक बार उसे दोबारा पढ़ के देखिए और तिबारा पढ़ के देखिए और 10 पढ़ के देखिए, हर बार आपको उसी किताब से उन्हीं लाइनों में से एक नया फैक्ट पता चलेगा और एक नहीं अनेक फैक्ट पता चलेगा। पहली बार में तो आपको बहुत मतलब क्या बोले, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन पता चलेंगे। तो इसीलिए अगर आप अपने बुक लिस्ट को रिपीटेशंस नहीं करते हैं, तभी आपको ये प्रीलिम्स वाला प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रीलिम्स उन्हीं का छूटता है जो सिली मिस्टेक्स अपने आते हुए सवालों में करते हैं, राइट। और एज नहीं ले पाते हैं, दूसरे एज वहीं पे गवा देते हैं जहां पे हमें जो सवाल आते थे उनको हमने सही नहीं किया, जो नहीं आते थे या जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उन्हें, उसमें तो सब लोग सफर किए, लेकिन ईजियर साइड में भी आप मार खा गए, उसके चलते आप कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी स्टैटिक पार्ट को ऐसे कवर करते हैं और आप करंट अफेयर्स को 60-70% भी एक्यूरेसी से कर पाते हैं, तो आप कट ऑफ से ठीक ठाक ऊपर रहेंगे। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा कि अगेन ये पेपर 2 वाला सवाल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो पेपर 2 के लिए आपको स्टैटिक का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सीएपीएफ में सिर्फ ऐसे लिखने नहीं है, ऐसेज जो होते हैं कंटेम्पररी इश्यूज पे होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, जो डे टू डे आपके करंट अफेयर्स में सवाल हैं या जो इश्यूज हैं उन्हीं पे रिलेटेड। अगर आप ये सोच के चलिएगा कि सिर्फ जो है इंग्लिश की टेस्ट हो रही है मेरे पेपर, ऐसा नहीं है। आपका नॉलेज का भी टेस्ट हो रहा है।
आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो या कुछ भी हो, उस सारे में टॉपिक्स ऐसे ही होंगे जिसमें आप अपना भी करने लायक हों। अगर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आप अपडेटेड नहीं है इशू से, फॉर एग्जांपल एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आया था, तो अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं जानते हैं, हैव आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। अगर आप वन नेशन ये वन इलेक्शन पे अगर आप ही नॉलेज रखते हैं तो आप उस पर एलैबोरेट नहीं कर सकते हैं अपना आर्ग्यूमेंट। तो इसीलिए पेपर 2 पे आप तभी आ पाएंगे तैयारी में जब आप इसका स्टैटिक कंप्लीट होगा। और डे 1 पेपर 2 की तैयारी नहीं हो सकती है। डे 1 से आप लिखने की तैयारी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पेपर की तैयारी आप एक टाइम के बाद ही कर सकते हैं जब आपको बराबर कॉन्फिडेंस आ गया। आपने फॉलो के लिए सोर्सेज बुक लिस्ट के बारे में बताइए। ठीक है, मेरा बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने पॉलिटी के लिए स्टिक किया और अंत तक मैंने उस किताब से बाहर जा करके एटलीस्ट प्री नहीं देखा मैंने तो, और एंड इट वर्कड हर एग्जामिनेशन में, चाहे सीएसई हो या सीएपीएफ हो। फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा, लेकिन मोर स्पेक्ट्रम के साइड में ज़्यादा बायस्ड रहूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेक्ट्रम पे ही गया। और स्पेक्ट्रम इज़ अ रियली गुड बुक, अगर आप उसको बार बार पढ़ करके उस पर कमांड कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम आपको मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न्स में निराश नहीं करेगा। फिर एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैं अनअकैडमी के प्रतीक नायक के नोट्स रेफ़र करता था, वो बहुत ही होलिस्टिक है। अगर आप उसको करते हैं तो एंशियंट मिडिवल आपका हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैंने अलग से कोई बुक नहीं लिया था, मैं मतलब कि जो ऑनलाइन सोर्सेज से नोट्स और यूट्यूब से वीडियोज़ अवेलेबल थे मैंने उसी से किया था, ऐसा अलग है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैंने मृणाल सर का हैंडआउट पढ़ा था, उसको पूरा पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक इकोनॉमिक्स में आपको कोई परेशानी होगी। अगर कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप 11th और 12th का पूरा कंप्लीट करते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी या अभी वाला भी है, तो सारे पार्ट्स पे पार्ट 1 पार्ट 2 एंड अगेन 12th का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का आप करते हैं तो ज्योग्राफी में उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर 1 पेपर 2 और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो कैसे? प्रॉब्लम इज इन लैंग्वेज, आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आई चूज इंग्लिश मीडियम, देयर इज अच्छा, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और उसके चलते आपको प्रॉब्लम आता है। देखिए पेपर 1 में तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे, लेकिन पेपर 2 में कट ऑफ कितना जाएगा यूपीएससी सीएपीएफ 2024 का? देखिए इस बार के कट ऑफ के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। पेपर थोड़ा टफर साइड पे था, ये सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि 100 से नीचे कट ऑफ गया। इसके पिछले जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि कोई अगेन क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? 1 सेकेंड, आई चेक। वन सेकेंड, आपका कमेंट नहीं दिया, आप फिर से वो सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाय द वे, अगर किसी क्वेश्चन जवाब ना आता हो तो सर इंग्लिश मीडियम सही रहेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाली बात थी। तो पेपर 2 में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम से थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन उसमें आपको एसेज लिखने के लिए हिंदी में आता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं तब भी आपको आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग इंग्लिश में ही करनी होगी। तो तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी मीडियम से ही दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपको कम सफ़र करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम में आप अपना मीडियम चेंज करके और उसमें एक अच्छा आंसर मैसेज लिख सकें, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ तक आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट की बात है, उसके लिए आप कम प्रैक्टिस से काम चला सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आर्ग्यूमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको बहुत लंबे स्टेटमेंट्स लिखने की आर्ग्यूमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज वेल, अगर रिपोर्ट राइटिंग में आपको पैटर्न पता है तो आपको इंग्लिश थोड़ी कम भी आती है तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। लेकिन ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम से स्टिक करिए। इंटरव्यू भी आप हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, आप बाकी सारा कुछ हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, तो इसलिए इंग्लिश को बहुत बड़ा अपने मन में रोड ब्लॉकर नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसका क्या करें? देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में तो क्वेश्चन नहीं आने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 125 क्वेश्चन है, और मैं दोनों साल का अपना बता रहा हूँ कि 2022 मुझे 173 मार्क्स आए थे पेपर 1 में, और जो कि उस टाइम का वन ऑफ द हाईएस्ट था। जो रंजन लोहिया थे 173 मार्क्स थे जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थे, तो इसलिए पेपर 1 का मार्क्स बहुत डिसेंट था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 125 में 125 तो क्वेश्चन नहीं थे। आई अटेम्प्टेड 105 टू 110 के बीच में मैंने कहीं अटेम्प्ट लिया था, उतने पे उतना आया था। तो
कोई क्वेश्चन ना आता हो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है पेपर 1 में। पेपर 2 में आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 में कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लैग में जा रहे हैं। तो पेपर 2 में कोशिश कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव तो कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ऐसी संभावनाएं कम होगी। और दूसरी बात, ऑप्शंस भी होते हैं, चूज कर सकते हैं कि दोनों में से आपको किसको आंसर करना है। तो पेपर 2 में आपको ये बहुत परेशानी नहीं आएगी कि कोई क्वेश्चन ना आता हो तो क्या करें। एंड इंटरव्यू में अगेन, इंटरव्यू में भी आपसे कभी नहीं कहा कि आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका आपको जवाब देना ही है। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके पढ़ाई का टेस्ट है। तो इंटरव्यू में सवाल का जवाब नहीं आप आना, ये बहुत बड़ा इशू कभी नहीं बनेगा आपके लिए। कमिंग बैक टू अदर क्वेश्चन कि नेक्स्ट है, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के साथ करनी चाहिए या अलग अलग। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग होगा शुरू में, क्योंकि पेपर 1 आपको करना पड़ेगा पेपर 2 से पहले। और पेपर 2 की तैयारी जब आप कर रहे होंगे तो आप कंटेम्पोररी इश्यूज का रेफरेंस आप स्टैटिक पार्ट से अपना ले ही रहे होंगे। तो ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब कैसे करें। देखिए कैसे करें, तो इसका जवाब यही है कि जैसे मैंने आपको जवाब कि पहले अपने स्टैटिक का पार्ट को कंप्लीट कीजिए पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, स्टैटिक का मेरा सिलेबस कंप्लीट है एंड आई एम टू गिव द एग्जामिनेशन। अगर आज मुझे पेपर में बैठने को कहा जाएगा तो उसके लिए आप 6-7 महीने 8 महीने स्टैटिक पार्ट पे दीजिए। साइड बाय साइड आप 1-2 घंटा करंट अफेयर्स को देते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर उठाइए, लेकिन स्टैटिक पार्ट जब तक कवर नहीं होगा तो आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिक पार्ट पे समय देना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोचिंग करना होगा या कुछ करना होगा तो आप ज़रूर करिए, सब अपना चॉइस होता है। मैंने ऐसा कोई रिगोरस कोचिंग नहीं किया था, मैंने जो भी किया है यूट्यूब से किया है, सेल्फ स्टडी किया है। लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल्स पे जब मैं यूपीएससी रिलेटेड वीडियो पूरा कंप्लीट करता था सिलेबस को, तब मुझे एक आइडिया लगता था कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक ही सिलेबस है और मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है या इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत। तो ऑब्वियसली यूपीएससी का प्रिपरेशन ऐसा है जिसमें डेप्थ एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डेप्थ में जाना है और कितना नहीं जाना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसमें बहुत लोग इस चीज़ में बहक जाते हैं कि कोई चीज़ पढ़ना शुरू किए तो उसको पढ़ते चले गए आउट ऑफ इंटरेस्ट। आउट ऑफ इंटरेस्ट यूपीएससी में कोई चीज़ नहीं होती है। आप डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन को समझिए कि कहाँ तक मुझे जानना है और कहाँ से मेरा वेस्ट हो रहा है ये टाइम उसको ज़्यादा पढ़ के। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना स्टैटिक कंप्लीट कीजिए, डेप्थ के बारे में क्लियर रहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है ये चीज़ तो आप किसी से रेफरेंस लीजिए, क्योंकि कोचिंग अगर कुछ नहीं करता है तो एटलीस्ट इतना तो कर देता है कि आपको एक आउटलाइन दे देता है कि आपको किस दायरे में रह के पढ़ना है। मैं अगले क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप चाहे कितना भी मॉक दे लीजिए, यूपीएससी का जब तक आप टोन नहीं समझिएगा, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाने को नहीं समझिएगा, तो उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यूपीएससी एक कहीं ना कहीं जब आप बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा लेते हैं ना, तब आपको यूपीएससी के माइंडसेट को समझने लग जाते हैं कि आपसे वो चाहती क्या है, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ आप 2-4-10 गलतियां करते हैं, देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, अगर यूपीएससी का सवाल है तो ये फैक्चुअल चीजें नहीं पूछेगा, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछेगा। ये सारी चीजें का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जो कि पीवाईक्यू से ही आएगा। अगर आप मॉक्स सिर्फ, तो आपको कहीं ना कहीं आप किसी कोचिंग के माइंडसेट से गाइड हो रहे हैं कि अगर कोचिंग बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं फैक्चुअल की तरफ चला। हेलो, 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 am I audible? हेलो। सर, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एसी, स्टेट्स, पीसीएस, विच वन इज द बेस्ट। देखिए, विच वन इज़ द बेस्ट का कोई जवाब नहीं है। आपको अपने करियर से क्या चाहिए वही उसका जवाब है। तो अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करेंगे तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सीएससी है। अगर आप स्टेट सर्विस में जाना चाहते हैं तो वो आपका एक सही जवाब है। तो इसका कोई ये सब्जेक्टिव है बहुत। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा इंटरव्यू अच्छा था। मेरा बीबी स्वैन का बोर्ड था, और बीबी स्वैन जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट पाने जाते हैं। तो मेरा इंटरव्यू तकरीबन 40-45 मिनट चला था एंड आई वाज मोर ऑफ ए सेटिस्फाइड विथ माय इंटरव्यू।
तो आई वुड से कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या सर? देखिए, कोचिंग लगाना या ना लगाना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। इसके लिए शायद मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोचिंग आपको एक आउटलाइन ज़रूर देती है, तो कहाँ तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लाइफ में कोचिंग का कोई रेलेवेंस नहीं था। मैं अगर 2022 से लेकर के पूरा लगभग 2 साल प्रिपरेशन किया होगा मैं, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट इंग्लिश इज़ नॉट गुड। ठीक है, मैं इस सवाल पे भी आता हूँ। तो कोचिंग का रेलेवेंस बस उतना है जहाँ तक आप समझिए कि आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू कराता है और आपको ये अंडरस्टैंडिंग दिलाता है जहाँ पे आप फंसते हैं। उससे ज़्यादा कोचिंग का मेरे हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव है, अगर आपको कोचिंग सूट करता है तो ज़रूर जाइए। कोई इसमें यस और नो के जवाब नहीं होते, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए या कोचिंग करनी ही चाहिए। वो टोटली कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। फिर जो अभी माशिया ने सवाल पूछा था कि मुझे आईएएस बनना है पर इंग्लिश इज़ एन इशू, तो आईएएस बनने के लिए लैंग्वेज इज़ नेवर अ रोड ब्लॉकर। आप हिंदी मीडियम से दीजिए और अपना एग्जामिनेशन आगे तक ले जा सकते हैं। ना ही इंटरव्यू, ना ही मेंस, ना ही प्रीलिम्स, किसी में आपको आपका लैंग्वेज एक इशू नहीं बनेगा। बाय द वे, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में बताइए। देखिए, इंटरव्यू का ड्रेस कोड जो फॉर्मल होगा, कोशिश करिए कि आप सूट पहन के जाए। सूट का कलर हो वो मॉडेस्ट हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटर या कोई ऐसा कैरेक्टर पेंट करने वाला कलर ना हो। ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, कोई भी ऐसा जो कैरेक्टर मतलब बहुत वो नहीं करता है, पुश नहीं करने वाला कलर है, वैसा जा सकते हैं। डैफ कैसे बनाएं? देखिए, डैफ का एक सेट पैटर्न है। उसमें आपको अपने मेजरली तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं कि आपको 10th 12th वगैरह वगैरह क्या, किसमें क्या मार्क्स आए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह। इसमें तो वो नहीं है, जैसा जैसा आपको ऑप्शन आएगा भरते जाएंगे। जहाँ तक डैफ में आप इसकी बात आती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आती है, तो आप हमेशा ये सोच के भरिए कि इन सारे चीज़ों पर आपको वहाँ जवाब देना है। तो डैफ में जब भी आप फिल कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि जैसे कि मैंने अपने डैप में अपने हॉबीज़ में चेस, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस और ड्राइविंग का कार्ड लिखा था। तो अब इन तीनों को भरने के जो है, मुझे इस बात पे काम करना पड़ा कि इन तीनों से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल अगर मेरे से इंटरव्यू में आ जाए तो मैं उसको जवाब देने की स्थिति में रहूं। क्योंकि ठीक है, चेस मेरी हॉबी है, लेकिन हॉबी होना, चेस खेलना और चेस में इन डेप्थ ना कि कौन से ईयर का कौन चैंपियन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे पॉइंट्स होते हैं, कैसे स्कोर होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यूपीएससी में हॉबी का डिफिनीशन अलग है आपके लाइफ से। आपके लिए हॉबी होगा कि सिर्फ मैं खेल लेता हूँ, लेकिन यूपीएससी जब हॉबी में काउंट करती है किसी चीज़ को, तो उसमें आपका इन डेप्थ नॉलेज डिमांड करती है या एक्सपेक्ट करती है। तो इन चीज़ों के बारे में क्लियर है डैफ में क्या भर रहे हैं, क्योंकि आगे उस डैफ के हर एक बात को आपको वहाँ पे जवाब देना है और अच्छे से उसको टैकल करना है। इसलिए डैफ में वो चीज़ ना भरे जिस चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट ना हो, या डैफ में झूठ ना लिखें जो कि आपने कभी ना किया। ठीक है, डैफ कैसे, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें? देखिए, पर्सनालिटी डेवलप करने तक बात है तो एक तो आपकी इनबिल्ट पर्सनालिटी है जिसको आप ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते। एवरीबडी इज वेलकम, जो भी उसके पर्सनालिटी है। जहाँ तक उस चीज़ की बात है कि आपका बॉडी लैंग्वेज इन सब चीज़ों पे कैसे होता है, तो आप मॉक वगैरह देंगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज में जो भी कमियां होंगी मॉक इंटरव्यूज में दूर की जाती हैं, बताया जाता है, आपको फीडबैक्स दिए जाते हैं कि क्या ज़रूरत है बॉडी लैंग्वेज में चेंज करने की। सेकेंडली, फ्लुएंसी का बहुत बड़ा वो होता है कि बहुत लोग जब पैनलिस्ट के सामने बहुत खुल के नहीं अपनी बातों को रख पाते हैं और बात नहीं कर पाते हैं। तो के टाइम पे आई वुड से कि हम लोग जैसे इनफॉर्मली एक काम करते थे कि जितने भी सिलेक्टेड जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स थे, वो आपस में मॉक इंटरव्यू से पहले भी हम लोग एक व्हाट्सएप पे या जूम कॉल पे मीटिंग्स रखते थे और आपस में सवाल जवाब करते थे। इससे क्या हुआ कि हमारे इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज है उसमें एक फ्लुएंसी आई सवाल जवाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अनबायस्ड ओपिनियन देने का और इन सब चीज़ों का ओपिनियन देने का एक आदत बना। तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आप 1-2 महीना सब चीज़ों पे दीजिएगा तो विल डू ग्रेट। आपने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट तैयारी कैसे की? मैंने अगर पर्सनली बात की तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि जब तक मॉक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था तो हम कम्युनिकेट करते थे, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे एक फॉर्मल सेटअप में, जिससे कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुए। और जब मैं दिल्ली चला गया मॉक इंटरव्यूज़ देने, तो मैंने 4-5 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, जिससे कि मेरे बॉडी लैंग्वेज में या नॉलेज बेस मुझे कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है वो फीडबैक के माध्यम से मुझे मिलता रहा। ठीक है, आपका इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू में काफ़ी मल्टीफेसेट क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग डायरेक्शन से था। जो 4 पैनलिस्ट थे वो चारों पैनलिस्ट मेरे इंटरव्यू को अलग अलग डायरेक्शन में लेके गए। जो चेयरमैन थे बीबी स्वैन, उन्होंने मेरे हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस किया।
जो अगली पैनलिस्ट ने मेरे लाइफ डिसीजंस पे ज़्यादा फोकस किया कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके पुलिस सर्विस में आने की इच्छा क्यों है, और क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या कर सकता है देश है, दिस दैट। तो ये सारों में गया। फिर तीसरे पैनलिस्ट अगेन मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे स्टिक किए। तो इस तरीके से हर पैनलिस्ट जो है वो आपसे आपके इंटरव्यू को दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है और आपके एक दूसरे साइड ऑफ पर्सनालिटी के जानने की कोशिश है। तो इंटरव्यू में सॉरी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इंटरव्यू में बातें बनाना या गोल मटोल बात करना या बीटिंग अराउंड द बुश करना, ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे इंटरव्यू में, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इंटरव्यू में ज़्यादातर सवालों का जवाब ना में दिए हैं, सॉरी में दिए हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस पीरियड टाइम टूटा, इसके वजह से उन्हें अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो इंटरव्यू में सॉरी नहीं कहना और हर सवाल का जवाब देना, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगेन आई एम रीइटरेटिंग दिस कि इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपने अपने नॉलेज का टेस्ट दे दिया है पेपर 1 पेपर 2 में। अगर आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं तो आप एक कंसिडरेबल नॉलेज के साथ ही आए हैं। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, दैट्स वाई द नेम इज देयर, द पर्सनालिटी टेस्ट। तो वहाँ पे आपको सवाल आता हो नहीं आता हो, क्या हो नहीं हो, उसको आप डील कैसे करते हैं या सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हैं, यही आपके इंटरव्यू के मार्क्स को डिफाइन करेगा। बाय द वे, अगले सवाल पे आते हैं कि सर्विस प्रोफाइल एंड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। देखिए, सर्विस प्रोफाइल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेहतर इंसान सर्विस में जाने के बाद बता पाता है। अभी तो ट्रेनिंग का दौर है, तो इसलिए अभी आगे की जो चीज़ें हैं वो इंसान थोड़ा कम बता पाएगा। बट अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो मुझे सीआईएसएफ में और एक असिस्टेंट कमांडेंट का रोल सीआईएसएफ में बाकी पैरामिलिट्री से थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे हमें यूनिट कमांड करना होता है, यूनिट का साइज़ अलग अलग हो सकता है, और मतलब एयरपोर्ट्स पे, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में या इंस्टॉलेशंस में हमें वहाँ पे रहना पड़ता है। तो वहाँ पे वर्क को किस तरीके से, कैसे लोगों को कमांड करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग हमें दी जाती है। तो वही हमारा चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो आई बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल अभी से साल भर बाद, जब मैं ऑन ग्राउंड अपने पोस्टिंग पे हूँगा, कि वहाँ क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस आने को आते हैं। सभी सेम सोर्सेज बुक लिस्ट से पढ़ते हैं तो खुद दूसरों से अलग कैसे करें? डेफिनेटली, अगर देखिए सोर्सेज सबके सेम और सेम, जैसे कि सब लोग पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, सब लोग मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, या सब लोग इकोनॉमिक्स में मृणाल सर को फॉलो किए होंगे। अपने आप को अलग आप करते हैं करंट अफेयर्स से और आप अपने इंक्विजिटिवनेस से, कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं या लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप उस पर गूगल करें, उसके में डीप डाइव करिए कि भाई इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये मुझे क्यों नहीं समझ में आया। या करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तब कोई बात अगर आपको लगता है कि इसके बारे में नहीं पता था, तो आप उसमें डीप डाइव करते हैं। इससे आपका वैल्यू एडिशन होता है। सर गिव मी माई सर, प्लीज़ प्लीज़ मनी, आप अपना आंसर, आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछें प्लीज़। क्या था आपका? आपका कमेंट ऊपर जा चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नॉलेज में, और स्टैंड आउट कर सकते हैं बाकियों से, क्योंकि हर इंसान के पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। तो आप स्टैंड आउट तो कर लीजिएगा अगर आपके अंदर नॉलेज का एक कीड़ा है, अगर आप जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के रख देने से यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, उसके अराउंड भी आपको इंटरेस्ट रखना पड़ता है कि मैं उसके आगे कैसे नॉलेज लूँ। तो वो चीज़ें आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, इन सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहेंगे? देखिए, अगर फिर से मुझे मौका मिला तो मैंने जो शुरुआती अपने 2 साल बर्बाद किए गलत डायरेक्शन में चल के, जॉब के साइड बाय साइड तैयारी करके, उसको मैं आपको पहला प्रेफरेंस सीआरपीएफ दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं आप अपना पहला प्रेफरेंस सीआरपीएफ। हर फोर्सेज जो 5 सीआरपीएफ में है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और कोई वो बस प्रेफरेंस बात होती है कि आप किस में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट। जैसे आपका अगर इंटरेस्ट सीआरपीएफ में है तो आप डेफिनेटली सीआरपीएफ बढ़िए, वो आपके इंटरेस्ट पे है। हाँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस पर रिसर्च लीजिए कि हाँ वहाँ पे करियर प्रोग्रेशन कैसा है, बाकी सारी चीज़ें कैसे, बाकी इन सब के अलावा कोई फोर्स मैटर नहीं करता है। वो सारे फोर्स जो हैं वो ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उनका काम इंपॉर्टेंट है। तो अदर दैन कि वहाँ पे वर्क कैसा है और करियर प्रोग्रेशन कैसा है, इसके अलावा जो है प्रेफरेंसेस और कुछ भी शेप नहीं करता है। तो यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आपने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि एक मुझे इंटरेस्ट था यूनिफॉर्म सर्विस में से, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है, तो एक इंक्लिनेशन मेरे पास हमेशा से था। कॉर्पोरेट में अच्छा काम करने के बाद, अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी मेरे अंदर ये से वो था कि मुझे सिविल सर्विस में आना है।
तो यही मेरा मोटिवेशन बना। यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट यूज़फुल है? देखिए फॉर एग्जांपल अब इसका कोई वो नहीं है, जैसे पीआईबीज वगैरह आप देखते रहिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीएपीएफ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपका एनुअल रिपोर्ट आता है उसके वेबसाइट पे, उसको आप कभी कभी पढ़ें तो इंडिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप से आप ज़्यादा अवेयर हो पाइएगा कि अच्छा क्या एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। वहाँ से रिपोर्ट से गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, कभी कभी आउट ऑफ इंटरेस्ट ही, ऐसे सिलेबस की तरह बना के नहीं है कि आपको 5,000 पेज का रिपोर्ट पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें आपको उसमें लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको जॉट डाउन करें। उससे ना आपका आंसरिंग एनहांस होता है। उसमें आप वहाँ से डेटा कोट कर सकते हैं कि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, क्या है, नहीं है। इन सब चीज़ों से इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। यूपीएससी का ठीक है, सिलेबस समझ नहीं आता है क्या करें? देखिए सिलेबस समझ नहीं आता, सिलेबस तो यूपीएससी का बहुत मतलब थोड़ा ओपन एंडेड एग्जामिनेशन है, क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक पूछा। सर यूपीएससी थोड़ा सा ईजी है सीएपीएफ कंपेयर टू यूपीएससी सीएसई। देखिए यूपीएससी सीपीएफ इस मामले में इजी पड़ेगा आपको कि उसमें मेंस एक अलग होता है, 4-5 दिनों का 6 पेपर आपको लिखना पड़ता है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्टिव पेपर से काम चलता है। तो अगर उस डायरेक्शन में आप इजी बात कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन इसमें क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, सब कुछ पहले ही है, तो वहाँ पे इस दो एग्जामिनेशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। सर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स इंग्लिश मीडियम परचेज किया बट आई कुडंट अंडरस्टैंड द बुक लैंग्वेज। देखिए अगेन आपका सवाल उसी डायरेक्शन में है कि आपको मीडियम से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के और आप इंग्लिश मीडियम का किताब खरीद रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉब्लम, उसमें आप हिंदी मीडियम से ही पढ़िए। देखिए नॉलेज सबसे पहले जरूरी है। अगर मैं लक्ष्मीकांत ले लूँ और उसमें से कुछ समझ ना पाऊँ, वो किसी भी मीडियम में हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन पहले मैं अपने मीडियम से उसको पढ़ लूँ, तब अपने इंग्लिश के सहारे उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लूँ मेन पेपर के दिन, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको जिस लैंग्वेज में कमांड है आप उसी लैंग्वेजेस की किताबें खरीदिए। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैं कभी भी हिंदी मीडियम का किताब लेकर के उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर एक एवरेज स्टूडेंट को पर्सनालिटी टेस्ट में कितना मार्क्स मिलता है? देखिए अगेन इस पर्सनालिटी टेस्ट में कितना मार्क्स, ये आप एवरेज स्टूडेंट और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होने से मैटर नहीं करे। वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया तो हर बैकग्राउंड से लोग थे, आईआईटीएंस भी थे, कोई एसआरसीसी से था, मैं वीआईटी से था, कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग थे। कोई बहुत अच्छा था अपने एकेडमिक, कोई बहुत एवरेज था, तो कोई अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में बहुत पुअर भी था। लेकिन उससे उनका इंटरव्यू मार्क्स मैटर नहीं किया, क्योंकि आप वहाँ पे यूपीएससी रिलेटेड, यूपीएससी ओरिएंटेड इस तैयारी में आपने जितना नॉलेज रखा है और आपकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी है वो चीज़ डिफाइन करेगी। आपका एवरेज स्टूडेंट होना बहुत मैटर नहीं करेगा। और यूपीएससी एक एग्जाम में ड्यूकर्स का कहा जाता है। आप कैट और आईआईटी में आप ये चीज़ अक्सर देखेंगे, लोग लेट गो कर देते हैं कि उनके मेंटल एबिलिटी बैरियर आ जाता है कि मे बी आईआईटी का एग्जामिनेशन बहुत हाई ऑर्डर्ड एग्जामिनेशन है, हर इंसान उसको क्लियर करने का नहीं सोच पाता है। बट यूपीएससी एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपसे लेबर मांगता है। अगर आप जो स्टूडेंट रहे हो, आप 10th में 40% लाए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हर इंसान ने यूपीएससी क्लियर किया है, और ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ढूंढने की देरी है। तो इसलिए डैट विल नॉट डिफाइन योर मार्क्स। सो आपका दिमाग से निकाल दें। फिर नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक से? देखिए अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर एसेज रिगार्ड्स क्या करना चाहिए, ऐसे के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे जो है वो भी ओपन एंडेड है। हर साल 6 ऐसे आते हैं जिसमें से 4 ऐसे आपको लिखना होता है। तो ऐसे आप एक क्लियर डिफाइंड कोई ऐसा बुक नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते जिससे आपका ऐसे हो जाएगा। जब आप स्टैटिक पढ़ रहे होंगे और आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, इससे ही आपका ऐसे आधा काम हो जाता है। क्योंकि करंट, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए सीएपीएफ के, जितने भी ऐसे पूछे गए हैं सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहे हैं। जो भी कंफ्यूज उस टाइम पे चल रहे थे उससे ही अराउंड एसेज आए हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छे हैं, याद रखने में अच्छे हैं चीज़ों को, पॉइंट्स को, तो आप ऐसे अच्छे से टेकल कर लीजिएगा। हैविंग सेड दैट कि यू हैव अ गुड राइटिंग एबिलिटी, आप लिखने में अच्छे हैं, इंट्रोडक्शन, आपका लैंग्वेज में कमांड है, अब हिंदी हो या इंग्लिश हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज एग्जामिनेशन एंड क्लियर बीए इंग्लिश मीडियम, आई हैव अ कॉन्फिडेंट बट राइटिंग स्किल। देखिए राइटिंग स्किल्स जो है, अगर मैं अपना पहला ऐसे करूँ जो कि मैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने पहला लिखा होगा, प्रिपरेशन के टाइम घर पे, तो मैं अगर उसको फिर से पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि कितना खराब ऐसे लिखा था मैंने। लेकिन उसके मैं खुद अपने प्रोग्रेस को देखता रहा, जब मैं रोज ऐसे महीने तक
तो 2 महीने के बाद मुझे अपने ऐसे से देख करके लगने लगा कि इसमें मैंने इतना अच्छा ऐसे लिखा है, या किसी को दिखाने के बाद। तो राइटिंग एबिलिटी जो है ना, वो जो है प्रैक्टिस से सुधरती है। सो यूट्यूब वीडियो देखा था और यूपीएससी सीएससी आया रहता था। सर मैंने ऐसे 1.5 आवर सोचा था अभी, बट कुछ थेमेटिक टेम्पलेट्स पहले से याद रखा पढ़ने का ऐसे के लिए। ठीक है, आप सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती है। कुछ लोग टेम्पलेट्स याद रख के जाते हैं कि अगर इस रिलेटेड से आएगा तो मैं उसमें ये लिख दूंगा, उसमें आएगा तो वो लिख दूंगा, लेकिन वो पूरा हेल्प नहीं करेगा। इंट्रोडक्शन में आपको हेल्प कर सकता है कुछ टेम्पलेट्स या वो सारी चीज़ें, लेकिन बॉडी जब लिखने की बात आएगी तो देखिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, रूट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएटिव, यू हैव टू बी शार्प। आपको वहाँ पे इम्प्रोवाइज करके चीज़ों को लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि किसी हुक और क्रुक से आप ऐसे लिख लेंगे और वहाँ पे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगेन जो उन्होंने सवाल पूछा था कि कि ऐसे में राइटिंग एबिलिटी खराब है। राइटिंग एबिलिटी आप 3 महीने करके देखिए, रोज एक ऐसे, और आप 3 महीने के बाद मेरे से बात कीजिए कि आपके ऐसे में सुधार आया कि नहीं आया। डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपके ऐसे में सुधार आया होगा। अगले एनसीईआरटी कैसे पढ़े? देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स में होल एंड सोल है, जैसे ज्योग्राफी में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट में एक पार्ट कराता है आपका। तो जहाँ पे होल एंड सोल है एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आप एनसीईआरटी से नोट्स जॉट डाउन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, और उन सारे चीज़ों सर मेरा रिप्लाई कीजिए सर प्लीज। आप प्लीज़ एक बार से क्वेश्चन पूछे प्लीज़। सर सेकंड पेपर में बॉक्स में क्या किया लिखना हो? बॉक्स में प्रेसी राइटिंग लिखना होता है। बॉक्स में आपको वर्ड लिमिट में रखने के लिए बॉक्स बनाया जाता है वहाँ पे, ताकि आप प्रेसी राइटिंग में वर्ड लिमिट के बाहर नहीं। तो बॉक्स में लिखने की ना आदत आप घर से डाल के जाइए। जैसे मैं अपने प्रेजेंट के टाइम पे अपने रजिस्टर में बॉक्सेस बना लेता था लाइन खींच खींच करके, और उन्हीं बॉक्सेस में अपने लेटर्स भरता था, ताकि मुझे वहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस हो। अगर आप वहाँ पे बॉक्स में लिखने जाइएगा तो आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करिएगा और आप ठीक से नहीं लिख पाइएगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप बिफोर हैंड करके जाइए। एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड, जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर वगैरह है तो उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। तमिलनाडु का ओल्ड एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी का भी पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, उसको भी गो थ्रू कीजिए, और न्यू एनसीईआरटी भी पढ़िए। क्योंकि न्यू एनसीईआरटीज में कुछ कुछ नई इंफॉर्मेशन भी जो नए वो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी को आप दोनों को पढ़ के जाएं तो आई वुड सजेस्ट कि बेहतर होगा। यूपीएससी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए मैंने कहने के लिए तो अपनी यूपीएससी की तैयारी फाइनल ईयर कॉलेज से शुरू कर दी थी, लेकिन अगर सही मायने में बोला जाए तो 2021 और के बीच में हुआ होगा। तो जो गलती मैंने की उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितना अर्ली हो सके यूपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप दिन का 1-2 घंटे सही, लेकिन आउट ऑफ इंटरेस्ट ही सही, सिलेबस के जो चीज़ें हैं उसको पढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, उतना आसान होगा आपके लिए मेन जर्नी को पूरा करना। यूपीएससी की तैयारी बात कैसे और कब से की, इसका जवाब मैं दे चुका। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? देखिए करंट अफेयर्स के लिए एक चीज़ है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं रोज़, बहुत लोग दिक्कत है, मेरे खुद के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं न्यूज़पेपर में बहुत नहीं कर पाता था, रोज़ रोज़ उठ करके लैग हो जाता था। तो उस केस में आई वुड से कि आप मंथली मैगजीन्स पढ़िए, विजन आईएएस के और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन आते हैं, वो आपका काम आसान कर देगा। आप इजीली उस सारे चीज़ को कर सकते हैं, और जो मेहनत किसी और ने कर चुकी है आपके सेशन के लिए उसको फिर से मत कीजिए। सर डायनेमेटिकली मूवमेंट पे ऐसे बारे में सोचने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस आएगी और कुछ भी काम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए? सर एनसीईआरटी 5 ईयर ओल्ड, सो दैट इज़ गुड, और नॉट आई कैन रीड इट। ओके, देखिए एनसीईआरटी अपडेटेड हो, एनसीईआरटी में अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, तो अगर आपका एनसीईआरटी थोड़ा पुराना भी है तो इट्स नॉट एन इशू, आप से काम चला सकते हैं। सर यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था उनका, यूपीएससी सीएससी का प्रेफरेंस आईपीएस लेने चला, 15 मिनट चला, ही स्कोर में उनको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिला? सर अब देखिए मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा नहीं है, तो आई डोंट नो कि उन्हें एक्स्ट्रा मार्क कैसे क्या। सो मैं देखने के बाद ही उस पर कोई कमेंट कर पाऊँगा कि क्या था एग्जैक्टली जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करी, मैंने आपको बता दिया कि मंथली और जो चीज़ें उसमें लगे उसको नोट्स बनाइए करंट अफेयर से, आपके लिए बेहतर होगा। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी में न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग अगेन मैं न्यूज़पेपर का बहुत फॉन्ड नहीं था, सुबह उठ करके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैं मैगजीन्स पढ़ता था।
क्योंकि मैं एक बार महीने का कंपाइलेशन पढ़ता था और साल के अंत में साल का कंपाइलेशन पढ़ता था, और दो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ता था। अगर मैंने विजन का मंथली पढ़ा है तो मैं दृष्टि का ईयर पढ़ूंगा, और वाइस वर्सा। तो इससे क्या होता है कि 2-3 सोर्सेज से भी कवर हो जाता है, और आपको रोज रोज जो है 2 घंटे नहीं देने पड़ते हैं न्यूज़पेपर पे। 1 घंटे अगर आप मैगजीन पढ़ लेते हैं रोज, तो डैट विल बी एनफ फॉर यू। मेरे लिए काम किया। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। आपने कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया? अगेन, अगर मैं न्यूज़पेपर था तो हिंदू और या इंडियन एक्सप्रेस में से पढ़ लेता था, लेकिन लार्जली मैंने मैगजीन्स ही पढ़े हैं। तो आई वुड से कि दृष्टि और विजन का मैंने करंट अफेयर्स फॉलो किया था, एंड दैट वर्क। कैसे पढ़ें? देखिए, न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ने में परेशानी होती है क्योंकि आदमी इररिलेवेंट चीज़ें भी पढ़ लेता है, लेकिन उसको धीरे धीरे सेग्रीगेट कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि पर्सन ओरिएंटेड न्यूज़ नहीं है, इकोनॉमी ओरिएंटेड न्यूज़ है, लार्जली कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़िए। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कि ये सारी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और सर, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूट्यूब पर सर्च करके कर लिया। 3 ईयर से कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। देखिए, यूट्यूब पे आपको टाइम वेस्ट किया इसका तो आप ही बताइए कि शायद हो सकता है सिंसियरिटी में कुछ हो, या आपने बस यूट्यूब पे वीडियोस के बाद आपने टेक्स्ट बुक को कितना पढ़ा। क्योंकि देखिए, यूट्यूब देख करके सारा नॉलेज आएगा ऐसा नहीं है। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे सकता है। अल्टीमेटली आपको अपने टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई करना पड़ेगा, अपने नॉलेज पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि 3 साल से उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो मेरे को अपने बुक लिस्ट को देखने की ज़रूरत है कि क्या पता आपके सोर्सेज सही नहीं हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो क्या उसमें सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है कि आप सही सोर्स फॉलो कर रहे हैं। जो भी सोर्स फॉलो कीजिए उसको एंड टू एंड फॉलो कीजिए। अगर आप पॉलिटी शुरू किए हैं यूट्यूब पे, तो आप मेक श्योर करिए कि उसके टॉपिक्स कवर्ड हो उसमें। ये नहीं कि 2-4-10 लेक्चर के बाद यूट्यूब पे वो वीडियो खत्म हुआ और वहां से आप छोड़ दिए उस चीज़ को। तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट इफेक्ट आपके तैयारी में ज़रूर आए। एनीवे, मैगजीन्स कैसे पढ़ें? देखिए, मैगजीन्स तो मैंने वो भी मैगजीन से भी मैं नोट्स बनाता था। मुझे नोट्स बनाने की आदत थी, तो मैं नोट्स उससे डाउन करता था, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी उसको बाद के लिए रखता था। तो मैगजीन्स में आई वुड से, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते तो रेगुलर रिव्यू, अगर आप 12 मैगजीन आपके पास इकट्ठे 1 साल के, अगर आप उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहते हैं एक दिन में 10-15-20 पे, तो आपके मैगजीन जो है साल भर में कवर करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यू कैन ईजिली डू। यूपीएससी के टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे लिए आई वुड से कि यूपीएससी के टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज तभी इंपॉर्टेंट है जब आप टेस्ट सीरीज को देना जानते हैं। टेस्ट सीरीज का देने का मतलब ये नहीं है कि बस टेस्ट सीरीज दे दिया, मार्क्स जोड़ लिया और घर चले गए। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप अपने स्वॉट एनालिसिस के लिए कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ जाए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, और आपको और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस करते हैं टू नो कि आपके वीकर सेक्शन कौन से हैं, आपके स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पे है। इससे आपको अपने इसको नैरो डाउन करने में हेल्प होती है कि मुझे तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। अगेन, यूपीएससी टेस्ट सीरीज आपने डेली घंटे पढ़ाई की। देखिए, डेली कितने घंटे पढ़ाई की, ये भी बहुत कॉमन सवाल है। लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हैं। देखिए, घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सर, हिंदू न्यूज़पेपर इज़ गुड और इंडियन एक्सप्रेस? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इंडियन एक्सप्रेस मैं ज़्यादा फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा उसमें वो मिलता था, बट हिंदू गुड। हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा सा कभी कभी क्लिष्ट होता है, लेकिन बोथ ऑफ द न्यूज़ पेपर्स आर गुड। आपके चॉइस पे, आप दोनों पढ़ के देखिए। आपको 2 दिन में एक तरफ एफिनिटी ज़रूर दिखेगी कि मुझे ये पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, आप उस पर शिफ्ट कर जाइए। लेकिन दोनों जो है, अगर आप कोई भी एक पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा पढ़ना चाहिए तो बेनिफिशियल होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगेन कहाँ पे था मैं? यूपीएससी तैयारी के साथ से हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करें? तो घंटे पढ़ने का वो नहीं है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया था, 1-1, 2-2 महीने में 10-10 घंटे पढ़, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के सिटिंग एबिलिटी में क्या है कि बहुत लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 6-7 दिन पढ़िएगा, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा आपका, क्योंकि आप और किसी चीज़ पर टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 8 ही घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आप 7 दिन पढ़िए 8 घंटे। ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ाई की और इसके एहसानों तले मैंने अगले 2 दिन पढ़ाई नहीं करी। तो ये जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है लोगों का, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर होने में, बीट यूपीएससी, एमपीसीएस, एनीथिंग। कंसिस्टेंसी नहीं है तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो आवर्स पे फोकस मत कीजिए, अपने आप को देखिए कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ और क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। मोटिवेशन, यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे करें। देखिए एन नंबर ऑफ सिचुएशंस आएंगे जिसमें आपको मोटिवेशन ब्रेक होगा। ये एग्जामिनेशन रोज रोज नहीं होता है, अगर किसी बार रिजल्ट नहीं आता है तो साल के बाद आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए आई वुड सर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस लिए 8 घंटे इज गुड। देखिए अगेन सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ आई वुड से कि अगर आप 8 घंटे कंसिस्टेंट है ना तो आपके लिए बिल्कुल सही है। मैं ये कहूँगा कि 14 घंटे पढ़े बिना मीन्स नहीं निकल सकता और प्री नहीं निकल सकता। सर यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों साथ में कर सकते हैं क्या। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक बार बीपीएससी भी दिया है। मैंने ये नोटिस किया कि दोनों एग्जाम के अप्रोच में फ़र्क है। भले सिलेबस कहने को बाहर बाहर से सेम लगे, लेकिन यूपीएससी इज़ वेरी कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन, बीपीएससी इज़ वेरी फैक्चुअल एग्जामिनेशन। अभी के दौर में थोड़ा बीपीएससी चेंज हो रहा है या स्टेट पीसीएस चेंज हो रहा है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे। मोर और लेस आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो अप्रोच बदल जाएगा। वहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ने रहते हैं, नंबर्स ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो साइड बाय साइड चला रहे हैं, चला सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट कि आपको दोनों के अलग अलग थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जहाँ पे डिफरेंसेस हैं। टाइम टेबल चाहिए। देखिए टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए जो आपके लिए ओवर बर्डन और ट्रबलसम ना हो। टाइम टेबल ऐसा हो जिसमें आपको सांस लेने की फुर्सत हो। सीएपीएफ एसी में फर्स्ट पोस्टिंग कौन सी मिलती है। देखिए सीएपीएफ एसी में फर्स्ट पोस्टिंग डिपेंड करती है कि कौन से आप गए हैं, लेकिन सारे का नोमेनक्लेचर सेम है। असिस्टेंट कमांडेंट आप बनते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट एक कंपनी कमांडर होता है जो कि एक कंपनी को लीड करता है। एक कंपनी में 150 के आसपास जवान होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, एएसआईज होते हैं। तो उस पूरे कंटीजेंट को आप लीड करना होता है और आप ही उनके होल एंड सोल होते हैं। तो पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमांडेंट की होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस कि कौन सा आपको मिला है उस डिपेंड। अगर आप बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो आप किसी बॉर्डर रीजन पे आप पोस्टेड होंगे, वहाँ के आप एक 2-4-10 बॉर्डर आउटपोस्ट के आप वो होंगे। और अगर आप सीआईएसएफ या सीआरपीएफ जैसे फोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपका रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे बॉर्डर नहीं, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में हो सकता है आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो सकता है आप किसी फील्ड पे पोस्टेड हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, लेकिन पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की रहेगी जो कि एक ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। यूपीएससी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। देखिए यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया बून भी और कर्ज भी है। यूपीएससी की तैयारी को बहुत बार सोशल मीडिया ने डिरेल भी किया है, यूट्यूब के माध्यम से और हर चीज़ के माध्यम से, इनफैक्ट के माध्यम से यूपीएससी को इन्हांस भी हमने किया है। मेरा आधा तैयारी तो यूट्यूब पे हुआ है। तो आई वुड से कि सोशल मीडिया को आप अगर पॉजिटिवली अपने डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, अगर आप उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो। डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए आप टाइम टेबल पे स्टिक कीजिए। आप ज़रूर सोशल मीडिया चलाइए, लेकिन एक सेट टाइम में चलाइए ताकि आपका वो भी शांत हो जाए सोशल मीडिया चलाने की चुल भी, और पढ़ भी सके। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं पटना से हूँ, बिहार में। तो थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। देखिए अगेन इट इज़ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। आपको जो सूट करता है। मुझे ऑनलाइन मोड ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन पे अपने घर पे कर सकता हूँ और ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स दे सकता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई में ये लिबर्टी मिलती थी कि मैं रात में 3 बजे भी चाहूँ तो कोई लेक्चर कर सकता हूँ और जितने देर में चाहूँ उसे कर सकता हूँ। मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ बढ़ा सकता हूँ, तो उससे मुझे इससे ज़्यादा मिलता था। बहुत लोगों को ऑफलाइन क्लासेस सूट करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में आप डाउट क्लियरिंग और ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिवली नहीं हो पाते। मैप समझ नहीं आते क्या करें। देखिए मैप समझने की मैप समझने के लिए आपको सर क्या मैथ्स कैसे कंप्लीट करें। सर आप कहीं से कोचिंग किए थे क्या। देखिए मैथ्स कैसे कंप्लीट करें का जवाब है कि भाई आप सिलेबस से गो थ्रू करिए कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, और उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर एपी पूछा जा रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हुआ पर्टिकुलर टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलिए। इतने टफ सवाल नहीं आते हैं सीएपीएफ में या यूपीएससी सीएससी में से रिलेटेड कि आपसे ना बने। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपका हो जाएगा। दूसरे जिन्होंने पूछा था कि आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया था। ऑनलाइन मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था और उसी से मैंने किया था। वो भी शुरुआती 6-8 महीने मैंने उस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाया होगा। जब मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो मैं पूरा सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट हो गया।
तो दैट इज़ वन थिंग। फिर मैप्स कैसे याद रखें? मैप्स अगर आप खुद से आएंगे या शीट्स लेके आएंगे जिसमें मैप्स प्रिंटेड होते हैं, उसमें मैप्स को खुद से जॉट डाउन करेंगे ना, तो आपको याद होगा मैप्स। मैप्स को आप देख करके याद कर सकते हैं, और जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे मैप्स लगा के रखें, वर्ल्ड मैप और मैप ऑफ इंडिया, जिससे कि आप बार बार देखेंगे ना तो मैप्स के लोकेशन याद होने लगते हैं। बस लगा के नहीं छोड़ना है, बीच में जब आप लीजर टाइम में हैं आप मैप्स पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या है, क्या आज जो जो लोकेशन पड़ी थी वो मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको मैप याद करने में आसानी होगी। ठीक है, प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? ये प्लान बी रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज एग्जाम जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। ये सर क्या सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? देखिए, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है इस एग्जामिनेशन में। आप नहीं भी लेते हैं तो आई वुड कि आप अगर यूट्यूब चैनल्स पे अच्छे वीडियोस ढूंढ पाते हैं जिसमें पूरा प्लेलिस्ट किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपके सिलेबस को एंड टू एंड देखने के लिए वो काफ़ी है। उसके बाद आप उसको पढ़ के टेक्स्ट बुक से इन्हांस कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी नहीं लेना चाहते हैं, मत लीजिए। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हर चीज़ का अवेलेबल है। आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आप यूट्यूब से समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक डालिए यूपीएससी से रिलेटेड, ज्योग्राफी में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे डालिए, यू विल गेट द आंसर्स ओवर देयर। तो कोई भी कंपल्शन नहीं है कि बिना सब्सक्रिप्शन लिए हुए आप उस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लान ए प्लान बी की जहाँ तक बात हो रही थी, तो प्लान बी रखिए। और अ, आप उसको, ओके सर, थैंक यू सो मच। प्लान बी रखने की आवश्यकता इसलिए है ताकि आप जो है कम से कम एक एग्जामिनेशन को श्योरिटी ला सके अपने तैयारी में कि हाँ एटलीस्ट आई हैव अ बैकिंग, ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो मुझे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक बार यूपीएससी सीएससी से या बीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाता है तो उसे लॉन्गिटिविटी मिलती है आगे तैयारी करनी। अब उसे नौकरी की चिंता नहीं करनी है, अब वो फिर से और अटेम्प्ट्स दे सकता है अपने यूपीएससी ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए प्लान भी ज़रूरी होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दो नाव पे पैर ऐसे ना रखें कि आप दोनों को टाइम दे पाए और दोनों को हैम्पर कर ले। तो अगर प्लान बी का ऑप्शन तब लाएं जब आपको एक दो अटेम्प्ट के बाद लगने लगे दैट यू नीड अ बैकिंग। नहीं तो अगर आप प्रिपरेशन में अच्छे हैं और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्लान बी की जरूरत भी ना पड़े। रिवीजन कैसे करें? देखिए, रिवीजन इस एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूपीएससी नंबर मांगता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, वन रीडिंग इज नो रीडिंग एट ऑल। अगर आप अपने पांचों छो सब्जेक्ट की बात कर ले, उसमें आपको एक दो बार पढ़ के कोई काम नहीं चलेगा। मैं ऐसा था कि मैं हर दिन 2-3 घंटे अलग से स्पेयर करके रखता था सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के लिए, जिसमें मैं सिर्फ रिवीजन करता था और कुछ भी नया नहीं पढ़ता था। अपने पुराने को उठा करके, नोट्स को उठा करके उसकी चीज़ों को पढ़ता था। तो ये रेपिटिशंस की वजह से ही अपने एक्यूरेसी बढ़ा पाया। जीके जीएस के ऊपर निकल जाता है सर, जीके जीएस सर के ऊपर से निकल जाता है। देखिए, अगर जीके जीएस सर के ऊपर से निकल जा रहा है तो कोई टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी देर पूछ रहे थे कि आप कोचिंग करने की जरूरत है कि नहीं। अगर आप से निकल जा रहा है कोई चीज़, मीन्स कि आपको कोई समझाने वाला नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तब आप कोचिंग्स के लिए जा सकते हैं। क्योंकि कोचिंग आपको हैंड होल्डिंग, स्पून फीडिंग कर सकता है शुरुआती कुछ टाइम के लिए, जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है डायरेक्टली खुद से पढ़ के, जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। वुड सजेस्ट कि उस केस में यूट्यूब को रेफर करिए अगर जीके जीएस ऊपर से निकल रहा है, और नहीं तो कोचिंग करिए। दोनों में से कोई एक काम करिए। रिवीजन कैसे करें हो गया। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत पर्सनल चीज़ है, आपको डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, कैसे करें? देखिए, अगेन सेट कि रिवीजन के लिए ना आप दिन भर में 2-3-4 घंटे का अपना रूटीन बांट लीजिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन ही करिए। उसमें अपने आप को कंपल्शन में डाल दीजिए कि उस समय आप कुछ नया नहीं पढ़े, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। नहीं तो हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा होता है कि जब भी हम किताब खोलते हैं हम कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक ढूंढते हैं जिसमें इंटरेस्ट आए और आज मैंने कुछ नया पढ़ा। लेकिन अगर इस बुक में अगर आप रहते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में कि मुझे हर समय कुछ नया पढ़ना है, तो उससे आपका कुछ रिटेंशन नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप रिपीटिशन नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स अगर आपको इजिली बना बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाइए, उससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। नहीं तो अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो रिवीजन करने जाइएगा तो अगेन यू हैव 300 पेजेस टू रीड। तो अगर आप तो आपके पास 50-60 पेज होगा रिवीजन करने को, आप वो आसानी से कर सकते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? देखिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए धीरे धीरे सिटिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाइए। आप अपने आप को रेगुलर ब्रेक्स दीजिए 1-2 घंटे पे। शुरुआती टाइम पे
ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी कम होती है। आप 1 घंटे बैठते हैं, आपको सोशल मीडिया चलाने का या किसी से बात करने का मन होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए शुरू में आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए और फिर ब्रेक लीजिए। क्या होता है कि आपका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट होने से पहले ये सोचता है कि ठीक है 2 घंटे बाद आई कैन गेट अप एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो उससे सिटिंग एबिलिटी धीरे-धीरे ग्रेजुअली 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाइए। एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, ये इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता है ये चीज़, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपकी तरफ से कुछ टिप्स देखिए, ओवरऑल अगर मैं टिप्स की बात देना चाहूँगा तो 4 पॉइंट है। गोल के लिए क्लियर हो जाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सारे एग्जामिनेशन जो अवेलेबल हैं, यूपीएससी, सीएसई, सीएपीएफ या स्टेट पीसीएस या बाकी सारे चीज़, एग्जैक्टली करना क्या है, गोल्स को डिसाइड कीजिए। गोल जब डिसाइड हो जाता है तब आप उसके रिलेटेड अवेयर होइए कि सिलेबस क्या है, क्या-क्या चीज़ें। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं है, अवेयर नहीं है उस एग्जामिनेशन के लिए, डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए, तब तक आप तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं। तीसरा टिप्स मेरे तरफ से ये रहेगा कि बुक लिस्ट को बिल्कुल बनाएँ। अगर बुक लिस्ट किसी के पास नहीं होती है तो पूरे साल जो है वो अलग-अलग सोर्सेज़ पे शिफ्ट करें और एक चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर डेप्थ एनालिसिस बहुत क्लियर कि मुझे कितना डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत एक्सेस डेप्थ में पढ़ते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम और इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर आप समझ के चलिएगा, टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि मैं 8 घंटे, 7 घंटे दिन का कम से कम निकालूँ। सर फिजिकल स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मेरा बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल है। देखिए फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, हिट द फील्ड। आप फील्ड पे जाइए, दौड़िए, कर रहिए फील्ड पे, क्योंकि जैसे पढ़ाई जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती, उसी तरीके से फिजिकल एक दिन में नहीं हो जाता है। अगर आप 4 महीने, 5 महीने आप फील्ड को नहीं देते हैं तो एक दिन में कोई भी इंसान नहीं कर सकता है उन चीज़ों को। और मैंने फेस किया है 2022 में फिजिकल, और वहाँ पे मुझे निराशा लगी थी, तब जाके मैंने 2023 में उसे अच्छे से किया। तो आई वुड से कि फिजिकल रिक्वायर्स रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, मेहनत। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ग्राउंड पे जाके नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल आपको प्रॉब्लम करेगी। आई थिंक कि यहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। आपके साइड से अगर कोई फाइनल कंक्लूडिंग क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, नहीं तो हम अपने लाइफ को कंक्लूड कर सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? किसी का और कोई सवाल है? एनीवन? हेलो सर, यूपीएससी सीएसई कर रहा हूँ, साथ में सीएपीएफ भी देना है। ओके, वेरी गुड। तो आप इन दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, दोनों यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं, तो आप दोनों को साथ में मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड जब आप मेन की तैयारी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं इधर भी रिटर्न अच्छा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ साइड बाय साइड चल सकता है, बशर्ते कि आप सही टाइम मैनेजमेंट करें और दें इन दोनों चीज़ों को। और किसी का कोई ऐसा सवाल जो कि कोई चाहते हो कि मैं दूँ? सर साइंस के लिए क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। सीएपीएफ में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं और 30 से 35 क्वेश्चन जो है सीएपीएफ में वो बहुत डिसाइसिव हो जाते हैं, आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी के जिस्ट्स आते हैं, उसको आप एनसीईआरटी को अगर आप पूरा मतलब 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपके टिप्स पे होने चाहिए। और उसके साथ साथ साइंस के लिए साइंस का ल्यूसेंट आता है, क्योंकि सीएपीएफ साइंस में बहुत डेप्थ तो, और जो कि सीएसई में ये चीज़ नहीं है। सीएसई में आप पूरे 100 क्वेश्चन को उठा करके देखिएगा तो एक या दो बेसिक साइंस से क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्स्ट से सवाल होते हैं, लेकिन बेसिक साइंस से जो सवाल हैं वो जनरल साइंस से वो बड़े कम होते हैं उसमें। लेकिन सीएपीएफ में जनरल साइंस से सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ल्यूसेंट प्लस सीआरटी को कंबाइन करके चलेगा तो आप उसमें से 35 से अगर आप 25, 26, 27 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा एज देगा। वो सेलेक्ट या ना होना आपका साइंस डिसाइड कर सकता है उसमें। तो प्लीज़ उसका ध्यान, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। और कोई सवाल? एनीवन एल्स? बीएसएफ एच जाऊँ या नहीं? देखिए आपका बीएसएफ एचसीएम आपको है कि नहीं देना, ये आपका बहुत पर्सनल डिसीजन है। आप कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप बेशक जाइए उस एग्ज़ाम को दीजिए। एग्ज़ाम होने के बाद उसको ज्वाइन करना नहीं करना आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन किसी एग्जामिनेशन को देने से पहले ये डिसीजन में मत रहिए कि मैं एग्ज़ाम या ना दूँ। अगर आपने भर दिया है फॉर्म और उसकी तैयारी की है तो बेशक जाइए, ज़रूर जाइए। तो ठीक है, और किसी का कोई सवाल? तो आई थिंक कि हम कंक्लूड कर सकते हैं। 1 घंटे पर हो गया सेशन को, एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। सारे आई होप कि मैंने सारे सवालों का जवाब दिया हो।
और मैंने स्टेट क्वेश्चन थे उनका भी आंसर दिया है। तो एक फाइनल कि अगर किसी को कुछ नहीं तो आई वुड लाइक टू थैंक यूपीएससी टाइम इंडिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। और एट द सेम मैं ये भी कहूँगा कि जो कैंडिडेट्स जो अपना समय निकाल कर गए और सर कुछ इंपॉर्टेंट हमें हिस्ट्री के लिए देना चाहिए एंशियंट और कुछ लाइक हमें हिस्ट्री और कितना देना चाहिए। देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए। मैं जहाँ तक फील करता था कि मॉडर्न नो डाउट फाइन थैंक यू सो मच ओके। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आते हैं एंशियंट और मेडिवल से थोड़ा कम। तो एंशियंट और मेडिवल को उतना ही टाइम दीजिए जितने उसे आते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाइएगा और उससे एक सवाल आएगा तो कॉस्ट टू बेनिफिट के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए उसका समय आप कहीं और दे सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में दे सकते हैं, पॉलिटी में दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स में दे सकते हैं। तो दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस। अगर कोई को रिटर्न देती है तो आप उसके लिए पढ़िए। अगर 1000 पेज पढ़ के मैं 2 नंबर का एक सवाल सही कर पाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि उस चीज़ को टाइम देने से अच्छा है कि मैं किसी और दे दूँ जिससे कि मैं ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकूँ। आई थिंक दैट आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? एनीबडी? ओके थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड आप लोगों ने टाइम निकाला और 1 घंटे इस सेशन पे टाइम दिया। मैंने जो भी शेयर किया उसे सुना तो थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम इंडिया। दैट्स माय टाइम एंड कभी भी यूपीएससी टाइम इंडिया पे मुझे मौका लगेगा मैं ज़रूर आऊँगा। रियली हैड अ गुड टाइम। सर आपको सिलेक्शन के बाद टाइम मिलता है? आपको बिल्कुल सिलेक्शन के बाद बहुत टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए सीएससी का, क्योंकि अभी आपके पास कोई कमिटमेंट्स नहीं है। ट्रेनिंग के बाद आपको टाइम नहीं मिलती है। तो इस बीच में जो आपको 4-5-6 महीने टाइम मिल जाता है उसको आप सीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। मैं अब लाइव को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। थैंक यू सो मच।